साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 6। अपूर्व ने दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। मनुष्य के चमड़े का रंग उसकी मनुष्यता का मापदंड नहीं। किसी विशेष देश में जन्म लेना उसका कोई अपराध नहीं। क्षमा करना, आपके पिता ईसाई थे, इसलिए कोर्ट ने मुझ पर 20 रुपया जुर्माना किया। यह कहाँ का न्याय है? याद रखिए, इसी कारण एक दिन हमारा सर्वनाश होगा। अकारण मनुष्य को छोटा समझना, ये घृणा, द्वेष, ये अपराध भगवान कभी भी सहन नहीं करेंगे। भारती चुप बैठी रही। अपूर्व की बातें समाप्त होते ही उसने मुस्कुराकर अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। अपूर्व इस तरह चौंक पड़ा जैसे किसी ने उसके मुंह पर कसकर थप्पड़ मार दिया हो। भारती के किसी प्रश्न पर अब तक उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो अग्निशिखा की तरह उसके दिमाग में सनसनाते हुए चक्कर काटकर उसे एकदम ही वाक्यहीन कर गए। कुछ क्षणों के बाद जब भारती ने नज़र उठाई तो उसकी होंठों पर हंसी नहीं थी। बोली, आज शनिवार है, हमारा स्कूल बंद है, लेकिन समिति का काम होगा। चलिए ना, नीचे चलकर आपका डॉक्टर साहब से परिचय कराकर आपको पथ के दावेदार का सदस्य बनवा दूं। क्या वो अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष नहीं, वो हम लोगों की जड़ हैं, धरती के भीतर रहते हैं। उनका काम आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या इस सभा के कई सदस्य ईसाई हैं? नहीं, मेरे अतिरिक्त सभी हिंदू हैं। लेकिन महिलाओं की आवाज़ भी तो सुन रहा हूँ। वो सब हिंदू हैं। अपूर्व बोला, संभवतः वो लोग जाति भेद अर्थात खान पान और छूत पात का विचार नहीं करते होंगे। भारती ने कहा, नहीं। फिर हंसती हुई बोली, लेकिन अगर कोई ये सब माने तो उसके मुंह में हम लोग कोई खाद्य पदार्थ जबरदस्ती ठूंस भी नहीं देते। मनुष्य की व्यक्तिगत मान्यता का हम सम्मान करते हैं। आपको कोई भय नहीं है। भय की बात क्या है? आपकी तरह शिक्षित महिलाएं भी संभव है आपके दल में हैं। मेरी तरह? हमारी जो अध्यक्षा है उनका नाम है सुमित्रा। वो अकेली ही पूरे विश्व का भ्रमण करके आई हैं। डॉक्टर के अतिरिक्त उन जैसी विदुषी संभवतः इस देश में और कोई नहीं है। और जिन्हें आप डॉक्टर कह रही हैं वो डॉक्टर? श्रद्धा और भक्ति से भारती की दोनों आंखें छलक आईं। बोली, उनकी बात रहने दें अपूर्व बाबू, परिचय देने लगूंगी तो उनको छोटा बना डालूंगी। अपूर्व चुप रहा। देश प्रेम का पागलपन तो उसके रक्त में विद्यमान था ही। पथ के दावेदार का विचित्र नाम उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसके साथ घनिष्ठ रूप से मिलने के लोभ को रोक रखना कठिन हो गया। फिर भी एक प्रकार की विजातीय, धर्महीन, अस्वास्थ्यकर भाप नीचे से उठकर उसके मन को धीरे धीरे ग्लानि से भरने लगी। शोर बढ़ रहा था। भारती बोली, चलिए नीचे चलें। अपूर्व बोला, चलिए। दोनों नीचे पहुंचे तो भारती ने उसे बेंत के एक सोफे पर बैठने को कहा और जगह की कमी के कारण स्वयं भी उसके पास बैठ गई। ऐसा अद्भुत आचरण भारती ने इससे पहले कभी नहीं किया था। अपूर्व को लज्जा अनुभव होने लगी, लेकिन यहाँ इन मामलों में आक्षेप करने का किसी के पास अवसर नहीं था। वहाँ पहुँचते ही अपूर्व को एक व्यक्ति एकटक देखता रह गया। वो कुछ लिख रहा था। अपूर्व ने गिनकर देखा, 6 महिलाएं और 8 पुरुष मिलकर एक साथ किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। वो सभी लोग अपरिचित हैं। केवल एक आदमी को देखते ही अपूर्व पहचान गया। वेशभूषा में कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया था, लेकिन उसने इसी आदमी को कुछ दिन पहले मिथिला स्टेशन पर बिना टिकट होने के अपराध में पुलिस के हाथ पड़ने से बचाया था और जिसने जल्द से जल्द रुपए वापस करने का वचन दिया था। उस आदमी ने नज़रें दौड़ाकर देखा, लेकिन शराब के नशे में जिसके सामने हाथ पसार कर सहायता ग्रहण की थी, शराब के पिए हुए उसकी याद तक नहीं आ सकी। लेकिन इस बात के लिए नहीं, भारती के संबंध में सोचकर उसके हृदय में पीड़ा की खसक उठी कि वो ऐसे लोगों के बीच कैसे आ फंसी। भारती ने सामने खड़ी महिला की ओर इशारा करके कहा, ये हमारी अध्यक्षा हैं सुमित्रा देवी। कहने की आवश्यकता नहीं थी। अपूर्व ने उसे पहले ही पहचान लिया। उम्र 30 के लगभग होगी, लेकिन जान पड़ता है जैसे कहीं की राजरानी है। शरीर का रंग तपे सोने के समान है। दक्षिणी ढंग के सिर के बाल ढीले बांधे हुए हैं। कलाई में सोने की 2-4 चूड़ियाँ हैं। गले पर सोने का हार का कुछ भाग चमक रहा है। कानों में हरे पत्थर के झुमकों पर प्रकाश पड़ने से सांप की आंखों जैसे दिखाई देते हैं। यही तो चाहिए।
माथा, ठोड़ी, नाक, आँख, होंठ, कहीं भी कोई कमी नहीं है। इतना आश्चर्यजनक सौंदर्य। ब्लैक बोर्ड पर वो एक हाथ रख के खड़ी थी। साहबी पोशाक वाले सज्जन के प्रत्युत्तर में बोलने लगी, यही तो, इसी को तो नारी कंठ का स्वर कहते हैं। सुमित्रा ने कहा, मनोहर बाबू, आप नौसिखिए वकील नहीं हैं। आपका तर्क असंबद्ध हो जाने पर मैं इसका विवेचन कर सकती हूँ। मनोहर बाबू बोले, असंबद्ध तर्क करना मेरा व्यवसाय भी नहीं है। सुमित्रा हंसते हुए बोली, मुझे भी यही आशा है। बहुत अच्छा। आपके बयान को छोटा कर देने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आप नवतारा के पति के मित्र हैं। वो ज़बरदस्ती उसे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी गृहस्थी चलाने की इच्छा न रखकर देश का काम करना चाहती हैं। इसमें तो कोई अन्याय नहीं है। लेकिन पति के प्रति भी तो पत्नी का कुछ कर्तव्य है। देश का काम करूंगी कह देने से उसका निर्वाह नहीं हो जाता। सुमित्रा बोली, मनोहर बाबू, नवतारा के पति का अपनी पत्नी के प्रति जो कर्तव्य था, क्या उसे उन्होंने कभी निभाया? ये सब जानते हैं। कर्तव्य का भार तो दोनों ओर से समान ही रहता है। मनोहर बाबू क्रुद्ध स्वर में बोले, लेकिन क्या इसलिए स्त्री को उल्टा बन जाना चाहिए? ऐसी ही तो कोई युक्ति नहीं है। इस दल में शामिल होकर सतीत्व को सुरक्षित रखकर वो देश की सेवा कर सकेंगी। ये तो किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सुमित्रा के चेहरे पर हल्की सी लालिमा छा गई, लेकिन दूसरे पल ही वो सामान्य हो गई। बोली, जोर देकर कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि नवतारा के हृदय है, प्राण है, साहस है और सबसे बड़ा कर्म ज्ञान है। देश सेवा में हम इसी को पर्याप्त मानते हैं, लेकिन आप जिसे सतीत्व कहते हैं उसकी रक्षा करने की उनको सुविधा मिल सकेगी या नहीं, ये वो ही जानती हैं। नवतारा के चेहरे पर नज़र डालकर मनोहर बाबू ने व्यंग्य से कहा, अच्छा कर्म ज्ञान है। संभवतः देश के काम में वो महिलाओं को यही शिक्षा देती फिरेंगी। सुमित्रा बोली, उसके उत्तरदायित्व पर हमें विश्वास है। व्यक्ति विशेष के चरित्र की आलोचना करना हमारे नियमों के विरुद्ध है। जिस पति को वो प्रेम न कर सकी और इस महान कार्य के लिए उन्होंने जिसे छोड़ देना अन्याय नहीं समझा, अगर देश की महिलाओं को यही शिक्षा दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे सीता सावित्री के देश में क्या आप स्त्रियों को यही शिक्षा देंगी? सुमित्रा बोली, देना अनुचित नहीं है। महिलाओं के सामने अर्थहीन शब्द न कहकर अगर नवतारा कहें कि इस देश में एक दिन सीता को भी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पति को त्याग कर पाताल में जाना पड़ा था और राजकन्या सावित्री ने दरिद्र सत्यवान को विवाह से पहले इतना प्यार किया था कि उसकी अल्प आयु के बारे में जानते हुए भी हिचकी नहीं, और मैं स्वयं भी उस दुष्ट पति को प्यार नहीं कर सकी और उसे छोड़कर चली आई हूँ। इसलिए मेरी जैसी अवस्था में तुम लोग भी वही करो। इस शिक्षा से तो देश की भलाई ही होगी। मनोहर बाबू के होंठ क्रोध से कांपने लगे। पहले तो उनके मुंह से बात ही नहीं निकली। फिर बोला, ऐसा होने पर देश नष्ट हो जाएगा। आप लोगों की जो इच्छा हो कीजिए, लेकिन दूसरों को ऐसी शिक्षा मत दीजिए। यूरोप की सभ्यता की हवा लगने से काफ़ी क्षति हुई है, लेकिन महिलाओं में इस सभ्यता का प्रचार करके समूचे भारतवर्ष को रसातल में मत भेजिए। सुमित्रा के चेहरे पर विरक्ति तथा क्लांति एक साथ ही फूट पड़ी। बोली, देश को रसातल से बचाने का यदि कोई मार्ग है तो वही है। आपको यूरोपियन सभ्यता के संबंध में यथेष्ट ज्ञान नहीं है, इसलिए इस विषय पर बहस करना समय की बर्बादी होगी। बहुत टाइम बर्बाद हो गया है। हम लोगों को और भी बहुत से काम करने हैं। मनोहर बाबू ने यथासंभव अपना क्रोध दबाकर कहा, मेरे पास भी अधिक समय नहीं है। तो नवतारा नहीं जाएगी? नहीं, नवतारा ने सिर झुकाकर कहा। मनोहर ने सुमित्रा से कहा, तब इसकी जिम्मेदारी आप पर ही है? नवतारा बोली, मेरी जिम्मेदारी स्वयं मुझ पर ही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मनोहर ने वक्र दृष्टि से उसकी ओर देखकर सुमित्रा से पूछा, पति गृह में विवाहित जीवन से अधिक गौरव की वस्तु नारी के लिए और भी कुछ है क्या? दूसरों की बात जो भी हो, लेकिन नवतारा का पति के घर रहकर जीवन बिताना कोई गौरव का जीवन नहीं है। इस उत्तर पर मनोहर स्वयं को रोक न सके। क्रुद्ध होकर पूछ बैठे, लेकिन घर से बाहर रहकर जो ये व्याभिचारपूर्ण जीवन बिताएगी उसे आप संभवतः गौरवपूर्ण जीवन कहेंगी? इतने भीषण विद्रूप से भी किसी के चेहरे पर चंचलता दिखाई नहीं दी। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, हम लोगों की समिति में संक्षेप में बातचीत करने का नियम है, ये ना भूलिए। और अगर मैं इस नियम को मान ना सकूं तो
तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। मनोहर बाबू पागल हो उठे, एकदम सीधे होकर खड़े होकर बोले, अच्छा मैं जाता हूँ, गुड बाय। यह कहकर दरवाजे के पास पहुंचकर क्रोध से पागल होकर बोले, मैं तुम लोगों का सारा हाल जानता हूँ। तुम लोग ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर सकोगी, कभी सोचना मत। मैं एक एडवोकेट हूँ, किस तरह तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ डाली जा सकती हैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अच्छा, कहकर वो चले गए। अचानक ही कौन सा कांड हो गया। यद्यपि किसी ने भी उत्तेजना प्रदर्शित नहीं की, तो भी सभी के चेहरे पर एक छाया सी डोल गई। केवल एक व्यक्ति जो कोने में बैठा लिख रहा था, उसने एक बार भी आंखें उठाकर नहीं देखा। अपूर्व ने सोचा, या तो ये एकदम बहरा है या पत्थर की तरह निर्विकार है। मनोहर ने इस समिति के विरुद्ध जो बात कही वो अत्यंत संदेहपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में इन आश्चर्यमयी नारियों ने कहाँ से आकर ये समिति स्थापित की है? इसका उद्देश्य क्या है? भारती को अचानक इतना पता कैसे लगा? और यह आदमी जो टिकट के बदले शराब खरीद कर पी लेने पर उसके सामने ही पकड़ा गया था, और सबसे बढ़कर वो नवतारा जो पति को छोड़कर देश का काम करने आई है। सतीत्व की रक्षा की बात पर सोचने के लिए जिसके पास समय नहीं है। फिर भी ये सब लोग इतने बड़े अन्याय का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, उसे प्रश्रय भी दे रहे हैं। और जो इस दल की अध्यक्षा हैं, उन्होंने स्वयं स्त्री होते हुए भी खुली सभा में इतने पुरुषों के सामने सती धर्म के प्रति उसकी गहरी अवज्ञा निसंकोच प्रकट करने में लज्जा नहीं की। कुछ देर तक लोगों में खामोशी छाई रही। बाहर अंधेरा था, राजपथ सुनसान पड़ा था। एक प्रकार की उद्विग्न आशंका से अपूर्व का मन भारी हो उठा। अचानक सुमित्रा बोल उठी, अपूर्व बाबू। अपूर्व ने चकित होकर मुंह उठाकर देखा। सुमित्रा ने कहा, आप हम लोगों को नहीं जानते, लेकिन भारती के द्वारा हम सभी आपसे परिचित हैं। सुना है आप हमारी समिति के सदस्य बनना चाहते हैं, क्या ये सच है? अपूर्व ने गर्दन हिलाकर सम्मति प्रकट की। इनकार न कर सका। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर लिख रहा था, उसे लक्ष्य करके सुमित्रा ने कहा, अपूर्व बाबू का नाम लिख लीजिए। फिर हंसकर अपूर्व से कहा, हमारे यहाँ किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। हमारी समिति की यही विशेषता है। प्रत्युत्तर में अपूर्व ने हंसने की चेष्टा की, लेकिन हंस नहीं सका। एक मोटी जिल्द वाले रजिस्टर में उसका नाम लिख लिया गया है। ये देखकर वो चुप न रह सका। बोला, लेकिन उद्देश्य क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो मैं कुछ नहीं जानता। भारती ने आपको बताया नहीं? अपूर्व बोला, कुछ तो बताया है, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। नवतारा के आचरण को क्या आप वास्तव में अनुचित नहीं समझती? सुमित्रा ने कहा, कम से कम मैं नहीं समझती, क्योंकि देश से बढ़कर मेरे लिए दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अपूर्व श्रद्धा से भरे स्वर में बोला, देश को मैं हृदय से प्यार करता हूँ और देश की सेवा करने का अधिकार स्त्री पुरुष को समान है, लेकिन इनके कर्म क्षेत्र भी तो एक नहीं है। पुरुष बाहर काम करेंगे तो स्त्री तो घर में पति पुत्र की सेवा करके ही सार्थक होगी। उसके सत्य कल्याण से देश का जितना बड़ा काम होगा, पुरुषों के साथ घर से निकलकर खड़ी होने से उतना ना हो सकेगा। सुमित्रा हंस पड़ी। अपूर्व ने देखा, सभी ने उसकी ओर देखकर होंठ भींचकर हंसी छिपा ली। सुमित्रा ने कहा, अपूर्व बाबू, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, और कोई बात बहुत लोगों के वर्षों से कहने के कारण सच नहीं बन जाती। ये छल है। जिन लोगों ने कभी देश का काम नहीं किया, ये बात उनकी बात है। आप स्वयं जब काम में लग जाएंगे, तभी इस सत्य को समझ सकेंगे कि जिसे आप नारी का बाहर आना कह रहे हैं, वो जब होगा तभी देश का काम होगा। नहीं तो पुरुषों की भीड़ में सूखी बालू की भांति सब झर पड़ेगा, टिक नहीं पाएगा। अपूर्व लज्जित सा होकर बोला, लेकिन क्या इससे चरित्र कलुषित होने का भय नहीं होगा? सुमित्रा बोली, क्या घरों में रहकर भय कम रहता है? ये दोष बाहर आने का नहीं, विधाता का है, जिसने नारी का निर्माण किया है, जिसमें अनुराग और आकर्षण दिया है। जरा सहानुभूति पूर्वक संसार के अन्य देशों की ओर ध्यान से देखिए तो। इस बात से अपूर्व को प्रसन्नता नहीं हुई। तीखे स्वर में बोला, अन्य देशों की बात अन्य देश ही सोचें, अपने देश की ही चिंता कर सकूं, यही बहुत है। क्षमा कीजिएगा, एक बात पर ध्यान दिए बिना मैं नहीं रह सकता। शायद विवाहित जीवन के प्रति आपकी आस्था नहीं, यहाँ तक कि सतीत्व और पतिव्रत धर्म का भी आपकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं। इससे क्या देश का कल्याण होगा? सुमित्रा ने मीठे स्वर में कहा, अपूर्व बाबू, आप क्रोध में आकर विचार कर रहे हैं, नहीं तो मेरा भाव वो नहीं है। लेकिन आपने आदि से अंत तक गलत ही समझा है।
ये बात भी नहीं है। जिस समाज में केवल पुरुष द्वारा ही पत्नी ग्रहण करने का विघ्न है, नारी होकर मैं उसे श्रद्धा नहीं कर सकती। आप सतीत्व के गौरव की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस देश में ऐसी विवाह व्यवस्था है, उसके देश में ये वस्तु बड़ी नहीं होती। सतीत्व केवल देह में निहित नहीं है, मन में होना जरूरी है। तन और मन दोनों से प्यार न कर सकने पर तो उसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाया नहीं जा सकता। क्या आप वास्तव में ऐसा ही समझते हैं कि मंत्र पढ़कर विवाह कर देने से ही कोई स्त्री किसी भी पुरुष से प्यार कर सकती है? अपूर्व बोला, लेकिन युगों युगों से तो ऐसा ही चल रहा है। सुमित्रा हंसकर बोली, अवश्य चल रहा है। पत्र में प्राणाधिकार पति कहकर संबोधित करने में भी तो कोई रुकावट नहीं होती। वास्तव में घर गृहस्थी के काम में इससे अधिक की भी उसे जरूरत नहीं पड़ती। आपने तो एक कथा पढ़ी होगी, किसी मुनि के लड़के दूध के स्थान पर चावल का दोहन पीकर ही सुख से जीवन बिताते थे। लेकिन सुख जैसा भी क्यों ना हो, जो नहीं है उसे वही कहकर तो गर्व नहीं किया जा सकता। यह आलोचना अपूर्व को बड़ी कटु लगी, लेकिन उत्तर न देकर बोला, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि इससे अधिक किसी के भाग्य में कुछ नहीं होता? सुमित्रा बोली, नहीं, क्योंकि संसार में भाग्य नाम का एक भी शब्द नहीं है। अपूर्व बोला, भाग्य? लेकिन अगर आपकी बात सच भी हो तो भी मैं कह सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए हम लोगों की ये व्यवस्था उचित है। सुमित्रा बोली, नहीं अपूर्व बाबू, किसी का इससे कल्याण नहीं होगा। समाज और वंश के नाम पर किसी समय व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं हुआ। आज वो चेतना ठीक है। प्रेम और प्यार का सबसे अधिक प्रयोजन अगर भावी वंशजों के लिए न रहता तो ऐसे भयंकर स्नेह की व्यवस्था उसके बीच स्थान न पाती। इस अर्थहीन विवाहित जीवन का मोह नारी को त्यागना ही पड़ेगा। उसे समझना ही होगा कि इसमें लज्जा ही है, गौरव नहीं। अपूर्व बोला, लेकिन विचार कर देखिए, आप लोगों की इन सब शिक्षाओं से हम लोगों के सुगठित समाज में अशांति और विप्लव ही बढ़ेगा। सुमित्रा बोली, भले ही बढ़े, अशांति और विप्लव का अर्थ विनाश नहीं होता अपूर्व बाबू। जो रुग्ण, जीर्ण और रोगग्रस्त है, केवल वही सतर्कता से स्वयं को अलग रखना चाहता है, जिससे किसी भी ओर से उसके शरीर में धक्का न लगे। अगर समाज की ऐसी दशा हो गई हो तो एक प्रकार से सब कुछ समाप्त हो जाए तो क्या हानि है? अपूर्व ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। पल भर मौन रहकर सुमित्रा बोली, ऋषि पुत्र की उपमा देकर लगता है मैंने आपके मन को चोट पहुंचाई है, लेकिन जो चोट लगने ही वाली थी उस समय आपको बचा भी कैसे सकती थी? अंतिम बात को समझते हुए अपूर्व बोला, जगन्नाथ जी के मार्ग में खड़े होकर ईसाई मिशनरी के लोग यात्रियों को बहुत सताते हैं। उस पर भी उस लूले मास्टर जी को छोड़कर कोई प्रभु को नहीं पूछता। लूले से ही उन लोगों का काम चल जाता है। यही आश्चर्य की बात है। संसार में आश्चर्य है, इसीलिए तो मनुष्य का बचना असंभव नहीं हो पाता अपूर्व बाबू। पेड़ की पत्ती का रंग सभी हरा नहीं देखते, इसे वो जानते भी नहीं, फिर भी लोग उसे हरा ही कहते हैं। क्या ये कम आश्चर्य की बात है? सतीत्व का मूल्य जान लेने से क्या? जो व्यक्ति इतनी देर से चुपचाप बैठा लिख रहा था उठ खड़ा हुआ। अन्य लोग भी उठ खड़े हुए। अपूर्व ने देखा, गिरीश महापात्र। भारती ने उसके कान में कहा, यही हमारे डॉक्टर साहब हैं, उठकर खड़े हो जाइए। मशीन के पुर्जों की तरह अपूर्व उठकर खड़ा हो गया, लेकिन क्रोधित मनोहर की अंतिम बातें याद आते ही उसका शरीर का रक्त जैसे ठंडा पड़ने लगा। गिरीश ने उसके पास आकर कहा, संभवतः मुझे आप भूले नहीं होंगे, ये सभी लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं। कहकर वो हंस पड़े। अपूर्व हंस ना सका, लेकिन धीरे धीरे बोला, मेरे चाचा जी के रजिस्टर में आपका कोई भयानक नाम लिखा हुआ है। गिरीश ने एकाएक उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, सव्यसाची ही ना? फिर हंसते हुए बोले, लेकिन अब रात हो गई है अपूर्व बाबू, चलिए आपको कुछ दूर तक पहुंचाऊं, रास्ता कोई अच्छा नहीं है। पठान मजदूर जब शराब पी लेते हैं तब उन्हें बिल्कुल सुध-बुध नहीं रहती। चलिए। यह कहकर एक तरह से ज़बरदस्ती ही उसे कमरे से बाहर ले गया। उसे सुमित्रा को भी नमस्कार करने का अवसर नहीं मिला, न भारती से ही कोई बात कह सका। लेकिन जिस बात से उसके हृदय को धक्का लगा वो था उसके चाचा का रजिस्टर, जिसमें उस विद्रोही का नाम लिखा था। थोड़ी दूर चलकर अपूर्व ने सौजन्यतापूर्वक कहा, आपका शरीर इतना अस्वस्थ और दुर्बल है कि इस हालत में और आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। यही रास्ता तो सीधे जाकर बड़े रास्ते से मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तनिक मुस्कुरा कर डॉक्टर ने कहा,
जाने से ही क्या चला जाया जा सकता है अपूर्व बाबू। सांझ को ये रास्ता सीधा था, लेकिन रात को पठान हबशी से टेढ़ा बना देते हैं। चले चलिए। ये लोग क्या करते हैं, मारपीट? डॉक्टर बोले, अपनी शराब का खर्च दूसरों के कंधों पर लादने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। जैसे आपकी सोने की घड़ी है, इसके दूसरी जेब में जाते समय आपत्ति उठने की संभावना है, ठीक है ना? अपूर्व घबरा कर बोला, लेकिन ये तो मेरे पिताजी की है। लेकिन ये बात तो वो लोग समझना ही नहीं चाहते, लेकिन आज उन्हें समझाना ही होगा, डॉक्टर ने कहा। यानी आज इसके बदले किसी को शराब पीने की सुविधा न मिल सकेगी, अपूर्व ने शंकित स्वर में कहा। ना हो, चलिए किसी दूसरे रास्ते से घूमकर चला जाए। डॉक्टर खिलखिला कर हंस पड़े। उनकी हंसी स्त्रियों की तरह स्निग्ध कौतुक भरी थी। बोले, घूमकर? इस आधी रात को? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, चलिए। यह कहकर उस जीर्ण हाथ से अपूर्व का दायां हाथ थाम लिया। दबाव पड़ते ही अपूर्व के वर्षों से जिम्नास्टिक और क्रिकेट हॉकी खेलने से पुष्ट हाथ की हड्डियां मरमरा उठी। अपूर्व बोला, चलिए, समझ गया। चाचा जी ने उस दिन आपकी बात चलने पर कहा था कि हम लोगों के गुप्त रजिस्ट्रों में लिखा है कि कृपा करने पर वो 5, 7, 10 पुलिस वालों की जीवन लीला केवल एक थप्पड़ मारकर समाप्त कर सकते हैं। चाचा जी की उस मुख भंगिमा पर हम लोग खूब हंसते रहे थे, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि हंसना उचित नहीं था। आप संभवतः ऐसा कभी कर सकते हैं। डॉक्टर के चेहरे के भाव बदल गए। चाचा जी की ये तो अतिशयोक्ति थी। सूनी गली को पार करके वो बड़ी सड़क के पास पहुंचे तो अपूर्व बोला, अब लगता है कि मैं बेखटके जा सकूंगा, धन्यवाद। डॉक्टर ने रास्ते पर दूर तक नज़र डालकर धीरे से कहा, जा सकेंगे शायद। नमस्कार करके विदा होते समय अपूर्व अपने आंतरिक कौतूहल को किसी भी प्रकार से रोक नहीं सका। बोला, अच्छा सव्य? नहीं, सव्य नहीं, डॉक्टर कहो। अपूर्व लज्जित होकर बोला, अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा ये सौभाग्य है कि रास्ते में कोई मिला नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर उनके दल में अधिक संख्या में लोग होते तो भी क्या हम लोग संकट मुक्त थे? डॉक्टर बोले, उनके दल में 10-5 आदमी ही तो रहते हैं। 10 हों या 5, हमें भय नहीं था। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, नहीं। मोड़ पर पहुंचकर अपूर्व ने कहा, अच्छा, क्या सचमुच ही आपकी पिस्तौल का निशाना कभी खाली नहीं जाता? डॉक्टर हंसते हुए बोले, नहीं, लेकिन क्यों, बताइए तो, मेरे पास तो पिस्तौल है नहीं। अपूर्व बोला, बिना लिए ही निकल पड़े? आश्चर्य है डॉक्टर साहब, मेरा डेरा यहाँ से लगभग 1 कोस होगा या नहीं? अवश्य होगा। अच्छा, नमस्कार, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। वो फिर बोला, अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि वे लोग आज किसी दूसरे रास्ते पर खड़े हों। डॉक्टर बोले, कोई आश्चर्य तो है नहीं। नहीं भी है भी। अच्छा, नमस्कार, लेकिन मज़ा तो देखिए, जहाँ वास्तव में आवश्यकता है वहाँ पुलिस की परछाई तक नहीं। यही है उन लोगों का कर्तव्य बोध। क्या हम लोग इसीलिए मर कर टैक्स देते हैं? सब बंद कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप? इसमें संदेह नहीं, कहकर डॉक्टर साहब हंस पड़े। बोले, चलिए, बातचीत करते करते आपको कुछ दूर और पहुंचा दूं। अपूर्व लज्जा भरे स्वर में बोला, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ डॉक्टर साहब, मुझ में तनिक भी साहस नहीं है। दूसरा कोई होता तो इतनी रात आपको कष्ट न देता। उनकी ऐसी विनम्र और अभिमान रहित सच्ची बात सुनकर डॉक्टर साहब अपनी हंसी के लिए स्वयं ही लज्जित हो गए। स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, साथ चलने के लिए तो मैं ही आया हूँ अपूर्व बाबू, नहीं तो प्रेसिडेंट मेरे हाथ में इस चीज़ को नहीं सौंपती। यह कहकर उन्होंने बाएं हाथ की काली मोटी लाठी दिखा दी। क्या वो आपको आदेश दे सकती है? डॉक्टर हंसकर बोले, अवश्य दे सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे को भी तो मेरे साथ भेज सकती थी। इसका अर्थ होता सबको दल बनाकर भेजना। उससे तो यही व्यवस्था ठीक हुई अपूर्व बाबू, डॉक्टर ने कहा। वो हमारे दल की प्रेसिडेंट है, उनको सब कुछ समझकर काम करना पड़ता है। जहाँ छुरेबाजी होती है वहाँ हर किसी को नहीं भेजा जा सकता। अगर मैं ना होता तो आज रात को रुकना पड़ता, वो आपको आने ना देती। लेकिन अब इसी रास्ते से आपको अकेले ही लौटना पड़ेगा। डॉक्टर बोले, पड़ेगा ही। अपूर्व और कुछ नहीं बोले। 15 मिनट और चलकर पहले पुलिस स्टेशन को दाईं ओर छोड़कर बस्ती में कदम रखते ही अपूर्व ने कहा, डॉक्टर साहब, अब मेरा डेरा अधिक दूर नहीं है, आज रात यहीं ठहर जाएं तो क्या हानि है? डॉक्टर हंसते हुए बोले,
हानि तो बहुत सी चीज़ों में नहीं होती अपूर्व बाबू, लेकिन बेकार काम करने की हम लोगों को मनाही है। इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मुझे लौट जाना पड़ेगा। क्या आप लोग बिना प्रयोजन कोई भी काम नहीं करते? करने का निषेध है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपूर्व बाबू। एक बार मुड़कर पीछे के अंधेरे से भरे रास्ते को देखकर अपूर्व इस व्यक्ति के अकेले लौट जाने की कल्पना से सिहर उठा। बोला, डॉक्टर साहब, लोगों की मर्यादा की रक्षा करने की भी क्या आप लोगों को मनाही है? डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। अचानक ये प्रश्न क्यों? अपूर्व ने क्षुब्ध अभिमान के स्वर में कहा, इसके अतिरिक्त और क्या कहूँ बताइए। मैं डरपोक आदमी हूँ, दलबद्ध गुंडों के बीच से अकेला ही जा सकता हूँ, लेकिन मुझे निरापद पहुँचाकर उसी संकट के बीच से यदि आप अकेले लौटेंगे तो मैं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। बड़े स्नेह से उसके दोनों हाथ पकड़कर डॉक्टर ने कहा, अच्छा चलिए, आज रात आपके डेरे पर ही चलकर अतिथि बनकर रहूं, लेकिन ये सब बखेड़ा क्यों मोल ले रहे हो भाई? अपूर्व इस बात का ठीक अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन 2-4 कदम आगे बढ़ते ही हाथ में न जाने किस प्रकार का खिंचाव अनुभव करके घूमकर बोला, आपका जूता शायद काट रहा है डॉक्टर साहब, आप लंगड़ा रहे हैं। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ये कुछ नहीं है, लोगों के घरों के पास पहुंचते ही मेरे पैर अपने आप लंगड़ाने लगते हैं। गिरीश महापात्र का चलना याद है ना? अपूर्व बोला, आपको चलना नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, लेकिन आपकी मर्यादा? आपसे मर्यादा की क्या बात है, मैं तो आपकी चरण धूल के बराबर भी नहीं। आपके अतिरिक्त किसमें साहस है? इस रास्ते से अकेले चलने में इस व्यक्ति के लिए क्या कठिनाई है? पुलिस वाले जिसे सव्यसाची के नाम से जानते हैं, उनकी राह 10-12 गुंडे मिलकर भला कैसे रोक सकते हैं? डॉक्टर ने हंसी छिपाकर भले आदमी की तरह कहा, इससे तो यही उचित होगा कि हम दोनों ही फिर एक साथ लौट चलें। मुझे अकेला देखकर अगर कोई आक्रमण करने का साहस करे भी तो आपके साथ रहने से इसकी संभावना नहीं रहेगी। तो फिर लौट चलूं? अपूर्व बोला, हानि ही क्या है, अकेले जाने में मुझे जो शक है वो तो ना रहेगी। मैं ठहरूंगा कहाँ? मेरे यहाँ। ऑफिस से लौटने पर अपूर्व को आज भोजन भी नहीं मिला था। बड़े जोर की भूख लग रही थी। कुछ लज्जित होकर बोला, देखिए, अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है, आपके लिए। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, चलिए ना, आज भाग्य की परीक्षा करके भी देख ली जाए। लेकिन एक बात है, तिवारी को बहुत चिंता होगी। तिवारी की चर्चा होते ही अपूर्व के मन में अचानक एक हिंस्र प्रतिशोध की भावना जाग उठी। क्रुद्ध होकर बोला, मर जाए सोचते सोचते, चलिए लौट चलें। दोनों फिर सुनसान रास्ते से लौट पड़े, लेकिन इस बार उसे डर की बातें ही याद नहीं आईं। पुलिस स्टेशन पार करके अचानक पूछ बैठा, डॉक्टर साहब, आप एनार्किस्ट हैं? आपके चाचा जी क्या कहते हैं? उनका कहना है कि आप एक भयानक एनार्किस्ट हैं। मैं सव्यसाची हूँ, इस संबंध में आपको संदेह नहीं? नहीं। एनार्किस्ट से आप क्या अर्थ लगाते हैं? राजद्रोही, अर्थात जो राजा का शत्रु हो। डॉक्टर बोले, हमारे राजा विलायत में रहते हैं, लोग कहते हैं बहुत ही भले आदमी हैं, मैंने अपनी आंखों से उन्हें कभी नहीं देखा। उन्होंने भी मेरी कभी कोई हानि नहीं की, फिर उनके प्रति शत्रुता का भाव मेरे मन में क्यों होगा? अपूर्व बोला, जिन लोगों के मन में आता है उनमें भी वो किस प्रकार आता है बताइए तो, उनका भी तो उन्होंने कभी अनिष्ट नहीं किया। डॉक्टर बोले, इसीलिए तो आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य नहीं है। इसे अस्वीकार करने से अपूर्व चौंक पड़ा। अविश्वास करने का उनमें साहस नहीं था। कुछ सोचकर बोला, राजा भले ही ना हो, राज कर्मचारियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र हैं वो तो असत्य नहीं है डॉक्टर साहब। कर्मचारी राजा के नौकर हैं, वेतन पाते हैं और आज्ञा पालन करते हैं। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन इस सहज को जटिल और विराट को सूक्ष्म करके जब देखने की चेष्टा करता है तभी व्यक्ति सबसे बड़ी भूल करता है। इसलिए उन लोगों पर आघात करने को एक शक्ति के मूल में आघात करना कहकर कुछ लोग आत्मवंचना करते हैं। इतनी बड़ी सांघातिक व्यर्थता दूसरी नहीं है। अपूर्व बोला, लेकिन ये व्यर्थ काम करने वाले लोग क्या भारत में नहीं हैं? हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सब लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? अपूर्व ने पूछा। उसकी उत्सुकता और व्यग्रता देखकर डॉक्टर केवल मुस्कुरा दिए। हंस क्यों दिए?
आपके चाचा होते तो समझ जाते। आपको विश्वास है कि मैं अनार्किस्टों का नेता हूँ। मेरे ही मुंह से उत्तर की आशा करना क्या उचित होगा अपूर्व बाबू? अपनी बुद्धिहीनता पर अपूर्व अप्रतिभ होकर रह गया। बोला, आशा करना पूरी तरह अनुचित हो जाता अगर आप मुझे आज अपने दल में भर्ती न कर लेते। सदस्यों का इतनी बात जान लेने का अधिकार है, इससे अधिक जानने की उसे ज़रूरत नहीं। अधिकार है, कहकर डॉक्टर हंस पड़े। विद्रोही दल के खाते में जिसका नाम लिखा गया है उसके प्रश्न का यही उत्तर है, इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है। अपूर्व तीखे स्वर में बोला, दल के खाते में झटपट नाम लिख लेने से ही तो कुछ नहीं होता, उसका फलाफल भी तो समझना पड़ता है। लेकिन उन लोगों ने क्या ऐसा नहीं किया है? कुछ भी नहीं। पद के दावेदार दावे का इतना ठाट बाट है, ये कौन जानता था? और आप भी थे। नाम लिखने के पहले आपको भी तो जान लेना उचित था कि मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है। डॉक्टर तनिक लज्जित होकर बोले, महिलाओं ने ये सब आयोजन किया है, वही जानती हैं किसे सदस्य बनाएं किसे नहीं। वास्तव में मैं इन लोगों की सभा की कोई विशेष बात नहीं जानता अपूर्व बाबू। अपूर्व समझ गया कि यह परिहास ही है। उत्कंठा और आशंका से क्रुद्ध होकर वो बोला, छिपा क्यों रहे हैं डॉक्टर साहब? सुमित्रा को ही अध्यक्ष बनाइए और जिसे जो चाहे बना दीजिए। ये दल आपका है और आप ही इसके सब कुछ हैं, इसमें संदेह नहीं। पुलिस की आंखों में आप धूल झोंक सकेंगे, लेकिन मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते, ये समझ लीजिए। डॉक्टर ने आंखें फाड़कर कहा, मेरे दल का अर्थ अनार्किस्टों का दल ही तो है। आप व्यर्थ ही शंकित हो उठे हैं अपूर्व बाबू। आदि से अंत तक आपने गलत समझा है। ये लोग जीवन मरण के खेल में शामिल हैं। वो लोग आपके जैसे कायर आदमी को अपने दल में क्यों शामिल करेंगे? वो क्या पागल हैं? अपूर्व लज्जा से लाल हो उठा, लेकिन उसकी छाती पर का भारी बोझ हट गया। उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।